अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामरा नदीम। आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th. Today we are going to discuss the significance of binomial nomenclature. Students, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन कि आखिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। ऐसा सिस्टम जो कि यूज़ होता है किसी भी ऑर्गेनिज़म को साइंटिफिक नेम देने के लिए, उसे हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हमने ये भी देखा कि किसी भी ऑर्गेनिज़म का साइंटिफिक नेम मुश्तमिल होता है दो पार्ट्स पर या दो हिस्सों पर। एक पहला हिस्सा जो कि होता है किसी भी ऑर्गेनिज़म का जीनस नेम, और दूसरा हिस्सा होता है उस ऑर्गेनिज़म का स्पीशी नेम। जैसे हमने अनियन का साइंटिफिक नेम पढ़ा एलियम सीपा, तो एलियम आपको बताता है अनियन की जीनस के बारे में, और सीपा आपको बताता है अनियन की स्पीशी के बारे में। हमने ये भी पढ़ा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस कराया, तो ये इंट्रोड्यूस कराया कैरोलस लीनियस ने। और हम ये देखते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऐसा सिस्टम है जो कि आज भी एक्सेप्टेड है किसी भी ऑर्गेनिज़म को साइंटिफिक नेम देने के लिए। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में रूल्स भी देखे कि हम किन रूल्स की बेस पर किसी भी ऑर्गेनिज़म को साइंटिफिक नेम दे सकते हैं। तो हमने 3 रूल स्टडी किए कि हम किसी भी साइंटिस्ट का जब नाम लिखेंगे तो वो लिखेंगे इन रूल्स के अकॉर्डिंग। और वो कौन से रूल्स हैं? तो पहला रूल हमने ये पढ़ा कि जब भी हम हैंड रिटन किसी भी ऑर्गेनिज़म का साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो हम उसको अंडरलाइन करेंगे, और जब हम इसको कंप्यूटर में टाइप करेंगे तो हम उस साइंटिफिक नेम को कर देंगे इटैलिसाइज और अंडरलाइन नहीं करेंगे। इसके बाद रूल नंबर 2 हमने ये देखा कि किसी भी ऑर्गेनिज़म का जीनस नेम का पहला अल्फ़ाबेट हमेशा होगा कैपिटलाइज, और उसी ऑर्गेनिज़म का स्पीशीज़ का पहला अल्फ़ाबेट जब हम लिखेंगे तो उसको लिखेंगे स्मॉल लेटर में, या उसका पहला अल्फ़ाबेट होगा स्मॉल। इसके अलावा हमने तीसरा रूल ये देखा कि जब भी आप सेम जीनस की स्पीशीज़ लिखेंगे, उसकी लिस्ट बनाएंगे या पैराग्राफ में उसको रिपीट कर रहे हैं, तो फिर आप उस जीनस को फुल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, बल्कि आप उस जीनस का इनिशियल लिख सकते हैं या उसको एब्रिविएट कर सकते हैं उसकी इनिशियल के अंदाज में। उसके आगे आप लगा देंगे डॉट और फिर उसकी स्पीशी लिखेंगे आप। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी ब्रासिका कंपेस्ट्रिस की, और हमने ये देखा था कि हम इनके अंदर ब्रासिका का सिर्फ इनिशियल बी भी लिख सकते हैं और आगे उस ब्रासिका की डिफरेंट स्पीशीज़ के नाम लिख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर क्यों ज़रूरत पेश आई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, या फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या फ़ायदा है। तो हम ये देखते हैं कि आखिर कौन से प्रॉब्लम्स थे जिनको साइंटिस्ट को फेस करना पड़ा, और फिर उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया कि हम क्यों ना हर ऑर्गेनिज़म को एक साइंटिफिक नेम दे दें, और वो साइंटिफिक नेम ही उस ऑर्गेनिज़म को या उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज़म को डिनोट करे। इसकी एग्जाम्पल में हम अगर जाएं तो हम ये देखते हैं कि किसी भी कंट्री में किसी भी ऑर्गेनिज़म के बहुत सारे नाम मशहूर होते हैं। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में या सेम कंट्रीज़ की डिफरेंट सिटीज़ के एरियाज़ में भी इस ऑर्गेनिज़म के डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे साइंटिस्ट के लिए। इस तरह हम इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि प्याज, जिसे हम इंग्लिश में अनियन के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में भी अनियन यानी कि प्याज के
डिफरेंट नाम थे। जैसे कि पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में अनियन को प्याज, बसल या गंडा के नाम से जाना जाता है। इसलिए अगर हम अनियन की बात करना चाहें किसी भी साइंटिस्ट के सामने, तो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले साइंटिस्ट जिस एरिया के होंगे वो उस अनियन का उसी ज़ुबान में नाम लेंगे, और इस तरह बाकी कंट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले साइंटिस्ट को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका हल क्या निकाला जा सकता है कि हम अनियन को एक नाम दे दें जो कि उसका एक स्पेसिफिक नेम हो, और वो होगा उसका साइंटिफिक नेम, और यही नाम उसके लिए हर कंट्री के साइंटिस्ट इस्तेमाल करें। तो इसलिए हमने रख दिया अनियन का साइंटिफिक नेम, और वो था एलियम सीपा। अब किसी भी साइंटिस्ट को कंफ्यूजन नहीं होगी जब भी अनियन का नाम लिया जाएगा, और सब के सब साइंटिस्ट जिनका ताल्लुक़ डिफरेंट कंट्रीज से है तो वो अनियन को एलियम सीपा के नाम से ही जानते होंगे। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम सामने आई वो ये थी कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का सेम कॉमन नेम भी था। जैसे कि हम देखते हैं कि कॉमन नेम्स वर यूज्ड फॉर टू डिफरेंट, या हम यूँ कह सकते हैं कि सेम कॉमन नेम वाज यूज्ड फॉर टू डिफरेंट स्पीशीज़ या टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। यानी किसी भी ऑर्गेनिज़म जो कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उन दोनों का हम सेम नाम भी रखते हैं, या फिर वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सेम नेम से जाने जाते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल में जाएं तो हम एग्जांपल लेंगे क्रो की और रेवन की। अब अगर हम ये देखें कि क्रो और रेवन दो डिफरेंट बर्ड्स हैं, हम देखते हैं अगर हम क्रो की मॉर्फोलॉजी को देखें, यानी अगर हम ये देखें कि क्रो और रेवन देखने में कैसे हैं, तो वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट बर्ड्स हैं, लेकिन उनका सेम नेम मशहूर है ब्लैक बर्ड। क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें तो क्रो और रेवन दोनों के दोनों अपीयरेंस में इनका कलर हमें क्या नज़र आता है, तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों का कलर है ब्लैक, इसलिए हमने इनका कॉमन नेम रख दिया ब्लैक बर्ड। इसके अलावा हम एक और जो कॉमन नेम्स ने प्रॉब्लम क्रिएट की वो ये थी कि हम ये देखते हैं कि साइंटिफिक नेम्स अगर हम देखें तो हम उनको किसी बेस पर नाम देते हैं, लेकिन अगर हम कॉमन नेम देखें तो उनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। जैसे कि हम ये देखते हैं कि अगर हम फ़िश की एग्जांपल लें तो फ़िश ऐसी ऑर्गेनिज़म है जो कि वर्टिब्रेट है, यानी वर्टिब्रेट ऐसा ऑर्गेनिज़म होता है जिसमें होती है वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन। लेकिन अगर हम बाकी ऑर्गेनिजम्स को देखें जो कि इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, हम उनको कभी भी वर्टिब्रेट्स में शामिल नहीं कर सकते। लेकिन इसी तरह हम ये देखते हैं कि फ़िश वर्टिब्रेट है, उसमें फिन्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं उसकी स्विमिंग में। इसमें कोई विंग्स नहीं होते या कोई भी हैंड्स या फीट नहीं होते जो उसको मूव कराएं, बल्कि फिन्स हैं जो कि उसको स्विम कराने में हेल्प करते हैं। इसी तरह फ़िश की एक और जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो है उसके गिल्स। गिल्स कभी भी हम में मौजूद नहीं होंगे या बाकी एनिमल्स में मौजूद नहीं होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ हम ये देखते हैं कि अगर हम फ़िश की बात करें तो फ़िश में गिल्स हैं, लंग्स नहीं होते जो कि उसकी हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। हम देखते हैं कि अगर हम फ़िश की बात करें तो फ़िश में पाए जाते हैं गिल्स, लंग्स उसमें एब्सेंट होते हैं और ये गिल्स उसकी हेल्प करते हैं ब्रीदिंग में। लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो हमारे पास लंग्स होते हैं जो कि हमें ब्रीदिंग में हेल्प आउट करते हैं। अब ये साइंटिफिक बेसिस है किसी भी फ़िश की, या फिर ये
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी फिश की कि उसमें होगी वर्टिब्रल कॉलम, फिन्स और गिल्स। लेकिन हम बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स को भी फिश का नाम देते हैं उनकी साइंटिफिक बेसिस के बगैर। जैसे कि हम देखते हैं स्टारफिश है, जेलीफिश है, ट्रे फिश है और सिल्वर फिश है। अब ये फिश अगर हम इन चारों को देखें तो इनमें फिश जैसी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं पाई जाती। ना तो इनमें हमें गिल्स नज़र आते हैं, ना हमें इनमें फिन्स नज़र आते हैं और ना ही हमें इनमें कोई किसी किस्म की वर्टिब्रल कॉलम नज़र आती है। लेकिन फिर भी हम इनके नेम्स में फ़िश यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें हो जाएगी कन्फ्यूजन क्रिएट कि क्या ये डिफरेंट टाइप्स है फ़िश की। तो ऐसा नहीं है, इसलिए हम हर एक ऑर्गेनिज़म को इन सब कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए साइंटिफिक नेम्स देते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज़म को साइंटिफिक नेम देने के बाद हमें इन कन्फ्यूजन से छुटकारा मिला और अब हम जब भी किसी ऑर्गेनिज़म का नाम लेते हैं तो हम उसका साइंटिफिक नेम लेते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि किसी भी साइंटिफिक नेम से कितने सारे हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो गए। अब हम देखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के साइंटिफिक नेम्स के ये ऑर्गेनिज़म्स किन किन नामों से मशहूर हैं। अगर हम अनियन की बात करें तो हमने ये पढ़ा कि अनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा। अगर हम क्रो की बात करें तो क्रो को हम नाम देते हैं कॉर्वस स्प्लेंडेंस का। और अगर हम सी स्टार या फिर स्टार फिश की बात करें तो हम उसको नाम देते हैं स्टेरियस रिबेंस का। तो इस तरह जब भी हमने किसी भी ऑर्गेनिज़म पे रिसर्च करनी है या हमने अपना थीसिस लिखना है या हमने किसी और साइंटिस्ट के सामने किसी भी ऑर्गेनिज़म का नाम लेना है तो हम उसका साइंटिफिक नेम ही यूज़ करेंगे ताकि हमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। तो स्टूडेंट्स अब हम ये देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक किस तरह इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये कहें कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लॉन्ग वाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो ये बात गलत नहीं है, क्योंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपसे बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पहले भी बहुत बार ये पूछा जा चुका है। इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से आपसे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और इस पर लॉन्ग में नोट भी आ सकता है। या तो आपसे नोट लिखवा लिया जाएगा कि डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और साथ आप उसके रूल्स को एक्सप्लेन करें, या फिर आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट डाउन इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि हमें इसकी इम्पोर्टेंस बताएं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम ये देखते हैं कि क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो आप लोगों ने इस टॉपिक को लॉन्ग वाइज और शॉर्ट वाइज दोनों तरीके से प्रिपेयर करना है। अपने अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को यानी अपने इकोसिस्टम या अपनी दुनिया की बायोडाइवर्सिटी को किस तरह कंजर्व कर सकते हैं, यानी किस तरह महफूज कर सकते हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि आज सबसे ज़्यादा ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से बायोडाइवर्सिटी ख़तरे में है और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं ऑर्गेनिज़म्स की, या तो वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, मतलब पूरी की पूरी ख़त्म हो गई हैं इस दुनिया से, या फिर उनको आगे नियर फ्यूचर में ये ख़तरा है कि वो ख़त्म हो सकती हैं। मतलब कुछ स्पीशीज़ ऑर्गेनिज़म्स की ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गई हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने देखे सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी हमने ये देखा कि आखिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है या किन किन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ा जिसकी वजह से हम किसी भी ऑर्गेनिज़म को साइंटिफिक नेम देते हैं, और इन साइंटिफिक नेम्स की वजह से ये सब के सब प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो गए। तो हमने ये पढ़ा
कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम था वो ये था कि एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे डिफरेंट नेम से जाना जाता था। ये प्रॉब्लम सॉल्व किया साइंटिफिक नेम ने, मतलब हमने उस एक ऑर्गेनिज्म को दे दिया साइंटिफिक नेम जो कि उस ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिकली यूज़ होता है। और इस तरह अगर कोई भी उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करना चाहेगा या उस पर रिसर्च करना चाहेगा तो वो उसका साइंटिफिक नेम लेता है, बजाय इसके कि उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम्स लिए जाएं। इसके बाद जो हमने प्रॉब्लम देखा वो ये था कि किसी डिफरेंट यानी दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को एक ही कॉमन नेम से जाना जाता था। अब हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के नाम लेने के बजाय यानी किसी भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के सेम नाम लेने के बजाय हम उन ऑर्गेनिजम्स को देते हैं साइंटिफिक नेम। इसी तरह हमने ये पढ़ा कि कॉमन नेम्स की कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती, मगर जब हम साइंटिफिक नेम किसी ऑर्गेनिज्म को देते हैं तो ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाती है कि अगर हम जैसे फ़िश की बात कर रहे हैं तो हर फिश जो कि वर्टिब्रेट नहीं है या फिन्स नहीं रखती या गिल्स नहीं है, या हम यूँ कह सकते हैं कि हर फिश जो कि फ़िश की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरी मगर वो फ़िश के नाम से जानी जाती है, जैसे कि स्टार फिश, जेली फिश, क्रे फिश। तो हम उन सब को ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि ये फ़िश से या फ़िश की स्पीशीज़ से बिलोंग नहीं करती, हम उनको दे देते हैं साइंटिफिक नेम्स, और इस तरह ये कन्फ्यूजन भी हो जाता है दूर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स का हल साइंटिफिक नेम ने सॉर्ट आउट कर दिया। यानी हम अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स देते हैं और कन्फ्यूजन्स दूर कर देते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज के टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।